Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Global Multidimensional Poverty Index 2025 report. इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस रिपोर्ट की मदद से हम लोग भारत के अंदर कितनी पॉवर्टी है उसके बारे में समझेंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर गवर्नेंस। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए, जो ट्रेडिशनल तरीका रहा है गरीबी या पॉवर्टी मेजर करने का, वो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि आपकी महीने में या साल में इतनी कमाई है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक तरीका हुआ करता है ट्रेडिशनली टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन एनी कंट्री। बट धीरे धीरे इकोनॉमिस्ट के बीच में एक कंसेंसस बनी कि सिर्फ आपकी कमाई इस बात को तय नहीं करेगी कि आप पुअर हैं या नहीं हैं, क्योंकि कमाई आपकी बहुत ज़्यादा है मान लीजिए, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर नॉट लीडिंग अ गुड लाइफ। तो पॉवर्टी जो है मल्टी डायमेंशनल तरीके से मेजर होनी चाहिए, ना कि जस्ट इकोनॉमिक बेसिस पे, और इकोनॉमी में भी इनकम बेसिस पे। इस आइडिया से गाइडेड होकर के फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, वेयर पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रीवेशन इन दीज 3 एरियाज: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ खराब है तो भी आप पुअर कहे जाएंगे, एजुकेशन लेवल खराब है तो भी पुअर कहे जा सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सेंस में तो पॉवर्टी मेजर किया जाना चाहिए ही। तो ट्रेडिशनली सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही पॉवर्टी देखी जाती थी, बट विथ टाइम 2 more dimensions have been added in order to develop multi-dimensional poverty idea, कि पॉवर्टी शुड बी मेजर्ड इन मल्टी डायमेंशनल मैनर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रीवेशन। अगर इन सारे एरियाज में आप डिप्राइव्ड है तो यू विल बी कॉल्ड पुअर। फिर इस आइडिया से गाइडेड होकर के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूएनडीपी, उसका एक ऑफिस है ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस। तो यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफिस इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, शॉर्ट में कहें तो ओपीएचआई, इन्होंने साल 2010 से, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने साल 2010 से दुनिया भर के अलग अलग देशों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है, कितने लोग मल्टी डायमेंशनल तरीके से पुअर हैं, उसका डाटा निकालना शुरू किया। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाली जाती है पूरे दुनिया भर में कि कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, दिस डेटा इज डेवलप्ड या अकाउंटेड ईयरली इन अलाइनमेंट विथ एसडीजी नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस गोल को अचीव करने में कितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको जानने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है बाय यूएनडीपी इन एसोसिएशन विद ओपीएचआई। ये जो यूएनडीपी है, इट इज, जैसा कि मैंने कहा, यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। इसका मेन काम है देखना कि दुनिया भर में एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। सो एसडीजीज को पूरे दुनिया भर में, जो 17 एसडीजी हैं, इनको पूरे दुनिया भर में इम्प्लीमेंट होने के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करना, ये मेन काम है यूएनडीपी का। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। बात की जाए अगर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके पब्लिश करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यूएनडीपी ही पब्लिश करता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। किसी देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जो पब्लिश करता है, उसमें भी यही देखा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इवन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज 3 डायमेंशन, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो सब इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, आई होप आपको याद होगा, हेल्थ के लिए
बस होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन के लिए होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड लिविंग स्टैंडर्ड के लिए होता है जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट कंट्री। बट जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं, हम लोग मतलब ये दो एजेंसीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करती हैं, तो मोटे मोटे डायमेंशंस वही तीन हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। बट हेल्थ के अंदर दो सब इंडिकेटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन के अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका क्या अटेंडेंस है। हेल्थ का ओवरऑल वेटेज 1/3 है, फिर उसमें से चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन का 1/6 ईच है। एजुकेशन के अंदर अगेन ओवरऑल वेटेज 1/3 है, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस का 1/6 ईच है। लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए वी हैव 6 इंडिकेटर्स। कुकिंग फ्यूल किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोयला वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको पुअर माना जाएगा। अगर क्लीन सोर्स ऑफ कुकिंग फ्यूल नहीं इस्तेमाल किया जाता है तो उस परिवार को पुअर माना जाएगा। सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी बेसिक एसेट्स हैं कि नहीं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एंड ऑल। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड का भी वेटेज 1/3 है, बट इसमें से सारे जो सब इंडिकेटर्स उनका वेटेज 1/18 है। तो इस तरीके से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकाली जाती है। दिस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज बीइंग पब्लिश्ड ईयरली सिंस 2010। करंट न्यूज़ यही है कि यूएनडीपी एंड ओपीएचआई ने मिलकर के साल 2025 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड। तो ये टाइटल भी आपको याद रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। टाइटल से आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि इस रिपोर्ट में एक इंटरसेक्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है बिटवीन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हजार्ड्स एंड पॉवर्टी। तो इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया कि जिन देशों के अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डैमेजेस ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे पॉवर्टी के केसेस भी ज़्यादा हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में। ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए ग्लोबल लेवल पे तो 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 109 कंट्रीज, तो दुनिया के 109 देशों का ही सर्वे किया गया है। तो 109 देशों के 6.3 बिलियन पीपल में से 1.1 बिलियन पीपल यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 18.3% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये तीनों इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, तीनों के तीनों जो डायमेंशंस हैं उनमें वो डिप्राइव्ड हैं। तीनों में जब कोई इंसान डिप्राइव्ड होता है तो उसको कहा जाता है एक्यूट तरीके से वो पुअर है। तो अबाउट 18.3% पीपल आर सफरिंग विथ एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। नियरली 43.6% पीपल आर फेसिंग सीवियर पॉवर्टी। सीवियर पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि ये जो 18 इंडिकेटर्स हैं उनमें से मिनिमम 50% में अगर कोई इंसान डिप्राइव्ड है, यानी कि 9 या 9 के आसपास अगर कोई इंसान या 9 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है, लेकिन 18 के 18 में डिप्राइव्ड होगा तो क्या होगा, अक्यूट। बट 9 के आसपास या 9 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है तो उसको कहा जाता है सीवियर पॉवर्टी फेस कर रहा है। तो अबाउट 14.3% पॉपुलेशन इज फेसिंग सीवियर पॉवर्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो रिपोर्ट है इट अंडरलाइंस इंटरसेक्शन ऑफ पॉवर्टी विथ एनवायरमेंटल रिस्क, नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जिन एरियाज में क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स ज़्यादा है वहाँ पे पॉवर्टी के केसेस भी ज़्यादा है। भारत में बात की जाए तो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भारत के अंदर 16.4% पे आ गई है, यानी कि भारत में अब सिर्फ 16.4% लोग ही पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। ये फिगर अपने आप में थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है कि अभी भी 16% लोग जो हैं वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। बट अगर कॉम्परेटिव स्टडी की जाए तो पिछले 15-20 सालों में भारत के अंदर एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फेस करने वाली पॉपुलेशन 55% से घट करके 16% पे आई है। तो रिलेटिवली इंडिया इज डूइंग गुड विथ टाइम। 414 मिलियन पीपल यानी कि लगभग 42 करोड़ लोग जो हैं दे हैव मूव्ड आउट ऑफ एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी गोज बियॉन्ड द
income method to measure acute poverty. Discuss the significance of MPI, multidimensional poverty, in assessing poverty, with focus on India's performance as per 2025 report. तो आपको बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। यूएनडीपी ओपीएचआई पब्लिश करता है। मेन गोल जो है अलाइन विद एसडीजी 1 है। सिग्निफिकेंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का है हॉलिस्टिक मेजरमेंट, सिर्फ इनकम बेस्ड मेजरमेंट नहीं, पॉवर्टी के लिए हॉलिस्टिक। इससे क्या है कि पॉलिसी मेकिंग में भी मदद मिलती है सरकारों को पॉवर्टी एलिविएशन से। कंपैरिजन बेहतर हो जाता है पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में कहाँ कितनी पॉवर्टी है। सीवियरिटी का भी पता चलता है क्योंकि अलग अलग तरीके की पॉवर्टी मेजर की जाती है, एक्यूट पॉवर्टी, सीवियर पॉवर्टी। साल 2025 के रिपोर्ट की बात की जाए तो डेटा बता देना है। क्लाइमेट रिलेटेड वल्नरेबिलिटी के बारे में भी बात करना है कि जहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड ज़्यादा है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा। फिर भारत का परफॉर्मेंस बताइए कि प्रोग्रेस हुआ है लेकिन अभी भी एक अच्छी खासी संख्या जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से एफ्लिक्टेड है। प्रोग्रेस क्यों हुआ उसके लिए आप कुछ स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना वगैरह से क्या हुआ, कुकिंग फ्यूल वाले इंडिकेटर में फायदा हुआ। स्वच्छ भारत मिशन से सैनिटेशन में फायदा हुआ। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन, इस तरीके के इनिशिएटिव्स के कारण भारत के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर हाउसिंग इसके लिए हेल्पफुल रहा। आप चाहें तो आंसर में ये इंडिकेटर्स के अगेंस्ट, ये इंडिकेटर बना करके इसके अगेंस्ट इनिशिएटिव्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स अंडर डिफरेंट इंडिकेटर्स ला करके भारत के अंदर पॉपुलेशन अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोर सेक्टर whose growth has slowed down to 3 months low। ये न्यूज़ अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम कवरिंग दिस न्यूज़ ताकि मैं आपको कोर सेक्टर के बारे में एक बार यहाँ रिवाइज करा पाऊँ। कोर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत के अंदर तो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से 8 इंडस्ट्रीज़ को भारत सरकार ने कैटेगराइज किया है एज कोर सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी। ऑफ कोर्स उनमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वेटेज ज़्यादा दिया गया है, जो कम है उनको रिलेटिवली वेटेज कम दिया गया है। तो 8 कोर सेक्टर्स हैं: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड स्टील। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी का। 8 कोर सेक्टर में जो सबसे कम वेटेज है जिस इंडस्ट्री का वो है फर्टिलाइजर। इनको कोर सेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब अगर इन सेक्टर्स में स्लो डाउन आएगा तो उसका बाकी सारे सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिफाइनरी में स्लो डाउन आएगा तो पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन कम होगा, उसके कारण देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान होगा। ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान होगा तो फिर बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे सीमेंट प्रोडक्शन हो, हाउसिंग या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, सबको नुकसान हो सकता है। तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट। So these sectors have been categorized as core sectors because of their multiplier या cascading effect। करंट न्यूज ये है कि कोर सेक्टर का ग्रोथ सिर्फ 3% ही रहा इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025, विच इज वेरी लो। पिछले 3-4 महीनों में वन ऑफ द लोवेस्ट है, स्लोवेस्ट पेस सिंस जून 2025। अब कोर सेक्टर के अंदर मंथली देखा जाता है, कोर सेक्टर के अंदर कैसे ग्रोथ हो रहा है वो मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर है उसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इट इज पब्लिश्ड मंथली बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब प्रिंस पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है कि कोर सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए एक इंडिकेटर पब्लिश किया जाता है, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब कोर सेक्टर में अगर स्लो डाउन हो रहा है तो इसका एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा? ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये होगा कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारे देश के अंदर स्लो डाउन होगी, क्योंकि कोर सेक्टर इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। तो अब समझिए कोर सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसके लिए तो इंडिकेटर है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI। बट ओवरऑल हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो मंथली इंडिकेटर पब्लिश होता है उसका नाम है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन आवर कंट्री। इसको मेजर करने वाली एजेंसी है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके अंदर टोटल 407 इंडस्ट्रीज को अकाउंट किया जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, भारत के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है उसके लिए ये इंडिकेटर है। तो टोटल 407 सेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। 407 में से 8 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको कहा गया है कोर, ये वो 8 सेक्टर हैं। बाकी जो हो गए वो उनको कहा जाएगा नॉन कोर। आईआईपी को मेजर करने में जो कोर सेक्टर है उसका वेटेज 40.27% है। यानी कि ये हैं सिर्फ 8 सेक्टर्स, लेकिन आईआईपी में उनका वेटेज 40.27% है बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। वहीं जो बाकी 399 सेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन कोर और उनका कलेक्टिव वेटेज है 59.63%। एक बात आपको और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि आईआईपी एंड आईसीआई both have common base year, same base year, that is 2011-12। अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, ये जो 407 तरीके की इंडस्ट्रीज हैं उनको देखा जाए, अगर दूसरे तरीके से कैटेगराइज किया जाए तो इन 407 इंडस्ट्रीज में से एक हो गया माइनिंग सेक्टर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी और बचे हुए 405 हो गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है 77.63, फिर है माइनिंग का 14.37 एंड देन इलेक्ट्रिसिटी का 7.99। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि ओवरऑल जो 407 सेक्टर्स हैं आईआईपी के, उनमें से मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 3 मोटे मोटे कैटेगराइजेशन उनको किया जा सकता है 407 इंडस्ट्रीज को। उनमें से मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको कह सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ऑर्डर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज आउटब्रेक इन असम। इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इस डिजीज के बारे में हमने लास्ट मंथ भी चर्चा की थी जब भारत के अलग अलग स्टेट्स में, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ये डिजीज आउटस्प्रेड हो रहा था। अब चूंकि असम में भी स्प्रेड हो रहा है तो अब लगातार लोकल न्यूज़पेपर में भी, असम ट्रिब्यून वगैरह में भी इस पे चर्चा हो रही है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस डिजीज वंस अगेन करंट न्यूज के साथ। देखिए, तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज ये एक कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस के कारण ये डिजीज फैलता है, कॉज्ड बाय कॉक्सैकी वायरस फैमिली। ये जो डिजीज है इट मेनली इम्पैक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन हु आर यंगर देन 5 ईयर्स। एडल्ट्स में जनरली ये डिजीज देखने को मिलता नहीं है, रेयर है, कभी कभार किसी को हो गया तो हो गया। इस डिजीज में, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज में, इस तरीके के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ब्लिस्टर्स लाइक a rash that forms on child's hand and feet. It is painful, कभी कभार माउथ के अंदर भी हो जाता है, and it transmits from one child to another through unwashed hands, हाथ के थ्रू, अगर हाथ नहीं धोया तो वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है, फीकल कंटेंट, सलाइवा, म्यूकस या म्यूकस फ्रॉम द नोज एज वेल एज फ्लूइड फ्रॉम दिस ब्लिस्टर्स। ये ब्लिस्टर जब फूटते हैं तो इनमें से भी फ्लूइड निकलता, उससे भी स्प्रेड हो सकता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। इसका कोई क्योर है नहीं, ना ही कोई इसका वैक्सीन है। ज़्यादातर बच्चे 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, बट 7 से 10 दिन तक काफ़ी पेनफुल रहता है उन बच्चों के लिए व्हेन दे आर इन्फेक्टेड विथ हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। करंट न्यूज ये है कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज तो फैल ही रहा था। नाउ असम के अंदर भी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज इज स्प्रेडिंग, स्पेशली इन गुवाहाटी देयर हैज बीन शार्प राइज विटनेस्ड। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि असम सरकार को कैजुअली नहीं लेना चाहिए इस स्प्रेड को, इस स्पाइक को, क्योंकि इसी तरीके की कॉम्प्लेसेंसी के कारण चाइना और ताइवान में मैसिव आउटब्रेक देखा गया था इन रिसेंट टाइम। तो असम सरकार को अर्ली स्टेज में ही इस स्पाइक को रोकने के लिए प्रोएक्टिव कोशिश करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, ताकि इससे जो बच्चे इन्फेक्टेड हो जाए उनको थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, ताकि ये डिजीज फैले नहीं। याद कीजिए, मैंने लास्ट मंथ भी बताया था कि बच्चों के अंदर जो डिजीज फैलता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं उसको। एक इसी तरीके का नाम जैसा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए एग्जाम में आप गलती ना करें उसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बच्चों में जो फैलता है वो है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। बट इस तरीके के जो हूफ एनिमल्स होते हैं
जिनका इस तरीके का पाँव होता है, उनके अंदर भी एक डिजीज फैलता है जिसको कहा जाता है फुट एंड माउथ डिजीज। दीज टू डिजीजेज आर नॉट रिलेटेड। बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ, एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज। बोथ ऑफ देम आर कॉज्ड बाय वायरसेस बट डिफरेंट फैमिली ऑफ वायरस। एंड इंसानों वाला जो डिजीज है वो एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल्स वाला जो है वो इंसानों में नहीं होता है। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज होता है जो एनिमल्स में फैलता है, इट इज ऑल्सो वायरल डिजीज। इट अफेक्ट्स मेनली क्लूवन हूफ्ड एनिमल्स सच एज बुफेलो, सीप, गोट, पिग्स, डियर। उनके ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है माउथ में या फूट में। तो एनिमल्स को हुआ फुट एंड माउथ और बच्चों को होता है हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पुलिस कॉमेमोरेशन डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल 21 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है पुलिस कॉमेमोरेशन डे, यानी कि कल का दिन, in order to honor the sacrifices of police personnel in line of their duty। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पुलिस कॉमेमोरेशन डे की, वो भी जरा देख लेते हैं। देखिए 21 अक्टूबर को ही 1959 में 10 सेंट्रल पुलिस पर्सनल्स वेयर मर्टायर्ड इन ए क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स एट हॉट स्प्रिंग इन लद्दाख। तो तब से ही 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, तो एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर पुलिस फोर्सेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट नो किंग्स प्रोटेस्ट। अगेन छोटा सा टॉपिक है। देखिए ऐसे राइटिंग वगैरह में इस प्रोटेस्ट का आप जिक्र कर सकते हैं, या कहीं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं, अगर PSIR के स्टूडेंट हैं तो वो भी इस प्रोटेस्ट का जिक्र कर सकते हैं, उनके सिलेबस से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। न्यूज छोटा सा ही है। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका में कई सारे शहरों में प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया है नो किंग्स प्रोटेस्ट। मेनली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है रूल करने का वो ऑथोरिटेरियन है, डिक्टेटर जैसा है, वो अपने आप को किंग जैसा बिहेव करते हैं। And that is why people are protesting against Donald Trump. They are saying कि we do not have kings. The power belong to the people in democracy. कल जो हमने आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस, कल मतलब मंडे को जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वैन एलन रेडिएशन से रिलेटेड, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द बेल्ट डज नॉट कंप्लीटली लाइन द अर्थ एटमोस्फेयर। बाकी जो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। स्ट्रेट हेड डिजीज के कारण जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ORS से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वो इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता है, माउथ के थ्रू ही वो दिया जाता है। इंट्रावेनसली तो सलाइन दिया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। नीला कुरुंजी से रिलेटेड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज नीला कुरुंजी हैज बीन कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।